सोचिए, आप किसी को पहली बार देखती है और एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक सी जाती है। हम इसे जादू कहते हैं या किस्मत या शायद कोई कनेक्शन। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक कोड है, एक ऐसा कोड जिसे तोड़ा जा सकता है। आज हम मानव आकर्षण, प्यार और रिश्तों के पीछे छिपे इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर और लव साइकोलॉजी पर हुई गहरी रिसर्च का निचोड़ है। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि प्यार कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि शरीर, दिल और दिमाग का एक विज्ञान है। और ये कोड क्रैक करना मतलब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझने की ताकत देता है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ 0.2 सेकंड में ये तय कर लेता है कि हम किसी की तरफ आकर्षित हैं या नहीं। सिर्फ 0.2 सेकंड, पलक झपकने से भी तेज। हाँ बिल्कुल। और इस फैसले का 90% हिस्सा हमारा अवचेतन मन लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आकर्षण कोई सोची समझी रणनीति नहीं है। ये एक गहरी, सहज और लगभग तुरंत होने वाली प्रतिक्रिया है। ये एक एहसास है, कोई सोचा समझा फैसला नहीं। तो चलिए इसी एहसास की गहराई में उतरते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारे व्यवहार को 3 गहरी ताकतें चलाती हैं: हमारा शरीर, हमारा दिल और हमारा दिमाग। सबसे पहले बात करते हैं शरीर के खेल की, यानी बायोलॉजिकल एनर्जी, जो कि पूरी तरह से केमिस्ट्री है। हाँ, पूरी तरह से केमिस्ट्री। हमारे हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं और यही तय करते हैं कि हम किसकी धुन पर खिंचे चले जाएंगे। रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक बहुत मशहूर रिसर्च है, वो तो इसे एक बायोकेमिकल रिएक्शन कहती है। मतलब हमारा शरीर पहले फैसला ले लेता है। हाँ, और हमारा दिमाग बाद में उस फैसले को सही ठहराने के लिए बस कहानियां बनाता है। और ये हमारे जैविक स्वभाव का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, मौलिक हिस्सा है। ये दिखाता है कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हमारी सचेत सोच से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हैं। हम सोचते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में कई बार हमारे हार्मोन्स का केमिकल कॉकटेल हमसे पहले ही चुनाव कर चुका होता है। ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। अच्छा। हाँ, जो हजारों सालों से इंसान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये कच्चा है, शक्तिशाली है और पूरी तरह से अवचेतन है। ठीक है, तो शरीर अपनी केमिस्ट्री चला रहा है, पर हम सब जानते हैं कि सिर्फ केमिस्ट्री से तो बात नहीं बनती। नहीं बनती, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक शारीरिक आकर्षण को एक गहरे जुड़ाव में बदलती है? यहीं पर दूसरी ताकत सामने आती है, दिल का खेल, यानी इमोशनल एनर्जी। और यहाँ का सबसे बड़ा नियम है इमोशनल सेफ्टी, भावनात्मक सुरक्षा। MIT की एक स्टडी में पाया गया कि रोमांटिक आकर्षण का सबसे बड़ा कारण भावनात्मक सुरक्षा है। मतलब हम उस इंसान की तरफ सबसे ज्यादा खिंचते हैं जिसके पास हमें सुकून महसूस होता है, जहां हमें लगता है कि हम बिना किसी नकाब के जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आकर्षण सिर्फ बाहरी सुंदरता या स्टेटस पर नहीं, बल्कि ये भरोसे और सुरक्षा की एक गहरी भावना पर टिका है। कोई कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, अगर उसके साथ हमारा मन बेचैन रहता है, अगर हमें खुद को लगातार साबित करना पड़ता है, तो वो आकर्षण टिक ही नहीं पाएगा। सही बात है। भावनात्मक जुड़ाव भी उस शुरुआती चिंगारी को एक स्थायी आग में बदलता है। हम असल में एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो हमारे मन की शोर को शांत कर सके। और अब आते हैं उस तीसरी और शायद सबसे चौंकाने वाली ताकत पर, जो इस पूरे कोड को कंट्रोल करती है: दिमाग का खेल, साइकोलॉजिकल एनर्जी। हमारे स्रोत एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं कि हम अक्सर उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी पुरानी भावनात्मक यादों से मेल खाते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है। लोग अनजाने में ऐसे पार्टनर चुनते हैं जो उनके बचपन के इमोशनल पैटर्न से मिलते जुलते हों, चाहे वो पैटर्न अच्छे हों या फिर दर्दनाक। और यहीं पर ये बात थोड़ी जटिल हो जाती है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि हम प्यार नहीं बल्कि अपने अतीत का एक आरामदेह, एक जाना पहचाना एहसास ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। एक तरह से हम अपने बचपन को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। अगर बचपन में हमें प्यार और सुरक्षा मिली तो हम वैसा ही पार्टनर खोजेंगे, और अगर नहीं मिली तो? लेकिन अगर बचपन में हमें अनदेखा किया गया या हमें प्यार के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो हम अनजाने में उन्हीं लोगों की तरफ खिंचेंगे जो हमें वैसा ही महसूस कराएं। आकर्षण असल में हमारे अतीत की ही एक गूंज है।
हाँ। हमारा दिमाग एक अपरिचित सुकून से ज्यादा एक परिचित दर्द को चुनता है, क्योंकि वो उसे घर जैसा महसूस कराता है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगर ये तीन ताकतें शरीर, दिल और दिमाग काम कर रही हैं, तो इनका मिला जुला असर असल में दिखता कैसे है? मतलब दिमाग का वो गुप्त एल्गोरिदम क्या है? कई स्टडीज इशारा करती हैं कि इस एल्गोरिदम का पहला नियम है, लुक्स नहीं वाइब तय करती है। हाँ, वाइब। यूसीएलए की एक रिसर्च के मुताबिक आकर्षण का लगभग 70% हिस्सा व्यक्ति की वाइब या ऊर्जा से आता है। किसी का आत्मविश्वास, उसकी मुस्कान, आंखों में सच्चाई, बात करने का तरीका, ये सब मिलकर एक ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे हमारा दिमाग तुरंत स्कैन कर लेता है। हाँ, और उस वाइब को अगर हम और गहराई से देखें तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये शब्दों से परे की भाषा है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर एक सिग्नल भेजता है और हमारे अवचेतन मन उसे तुरंत पकड़ लेता है और तय करता है कि इस व्यक्ति के पास रुकना सुरक्षित है या नहीं। यही वजह है कि कभी-कभी कोई व्यक्ति पारंपरिक रूप से सुंदर न होते हुए भी बहुत आकर्षक लगता है और कोई बहुत सुंदर होते हुए भी हमें आकर्षित नहीं कर पाता। बिल्कुल। इस एल्गोरिदम का दूसरा हिस्सा है इमोशनल रेजोनेंस। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान हमें भावनात्मक रूप से समझता है और वैसा ही महसूस कराता है जैसा हम महसूस कर रहे हैं, तो उसके साथ एक गहरा बंधन बनता है। जब कोई हमारी भावनाओं को बिना जज किए मान्यता देता है, तो हमें लगता है कि हमें समझ लिया गया है और ये एहसास बहुत शक्तिशाली होता है। ये एक तरह का भावनात्मक आईना है। जब कोई हमारी भावनाओं को हमें वापस दिखाता है, तो हमें अकेलापन का महसूस होता है। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं है, बल्कि एक गहरा कनेक्शन है जहां ऐसा लगता है कि दो दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। और यही गहरे और लंबे चलने वाले रिश्तों की नींव है। और तीसरा फैक्टर है फेमिलियरिटी फैक्टर, मतलब अपनेपन का एहसास। लिवरपूल यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो चेहरे हमें जाने पहचाने लगते हैं या हमारे अतीत के किसी अनुभव से मिलते जुलते हैं, वे हमें ज्यादा आकर्षक लगते हैं। हमारा दिमाग नई और अनजानी चीजों से थोड़ा डरता है और परिचित चीजों को सुरक्षित मानकर उनकी तरफ खिंचता है। ये बात दिलचस्प है, लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी है। वो क्या? यही फेमिलियरिटी फैक्टर हमें बार बार गलत लोगों की तरफ खींचता है, क्योंकि हम एक अनजाने स्वस्थ रिश्ते से ज्यादा एक जाने पहचाने जहरीले पैटर्न को चुनते हैं। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, वाइब, इमोशनल रेजोनेंस और फेमिलियरिटी, तो ये साफ हो जाता है कि आकर्षण कोई सतही चीज नहीं है। ये ऊर्जा, भावना और स्मृति का एक जटिल संगम है, एक पहेली है जिसे हमारा दिमाग सेकंडों में हल कर लेता है। तो ठीक है, मान लीजिए कि ये पहेली हल हो गई, आकर्षण हो गया, लेकिन इसके बाद प्यार कैसे शुरू होता है? यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं, बल्कि 3 चरणों वाली एक केमिकल कहानी है। पहला चरण है लस्ट या कामेच्छा, पूरी तरह से शारीरिक। हाँ, इसका एक ही मकसद है प्रजाति को आगे बढ़ाना। मास्टर्स इन जॉनसन ने अपने अध्ययन में बताया था कि यह शारीरिक तैयारी और जैविक आकर्षण का मेल है। यहाँ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स ड्राइवर सीट पर होते हैं। ये एक शुरुआती चिंगारी है। हाँ। ये प्रकृति का तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि हम किसी के करीब जाएं। ये कच्चा है, शक्तिशाली है और पूरी तरह से जैविक है, लेकिन इंसान सिर्फ जीव विज्ञान तक ही तो सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा चरण है रोमांटिक लव, जिसे दिमाग का नशा भी कहा जा सकता है। मानव विज्ञानी हेलेन फिशर ने अपने fMRI अध्ययनों में कुछ कमाल का खोजा। उन्होंने पाया कि रोमांटिक प्रेम दिमाग के उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करता है जो कोकीन जैसी नशीली चीजें करती हैं। इस चरण में दिमाग डोपामिन से भर जाता है, जो हमें खुशी, ऊर्जा और उस एक व्यक्ति पर तीव्र ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। एक मिनट, मतलब जो लोग कहते हैं कि वो प्यार के नशे में हैं, तो वो सिर्फ शायरी नहीं कर रहे हैं, उनका दिमाग सचमुच एक ड्रग एडिक्ट की तरह काम कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए नया प्यार एक नशे जैसा लगता है, जहाँ हम उस व्यक्ति के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। नींद उड़ जाती है, भूख नहीं लगती, दुनिया रंगीन लगने लगती है। और ये नशा जरूरी है, ये हमें एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने और एक ऐसा बंधन बनाने के लिए प्रेरित करता है जो सिर्फ शारीरिक इच्छा से कहीं ज्यादा गहरा हो। और ये नशा हमें प्यार के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण पे लाता है, अटैचमेंट
या दिल का बंधन। जब शुरुआती नशा और जुनून कम होने लगता है तो रिश्ते में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन्स हावी हो जाते हैं, जिन्हें कडल हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, कडल हार्मोन। ये हमें शांति, सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराते हैं। हार्वर्ड की एक लंबी रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते सिर्फ शुरुआती आकर्षण या जुनून से नहीं, बल्कि निरंतर देखभाल और साथ से टिकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। प्यार एक तीव्र जुनूनी भावना से शुरू होकर एक शांत, स्थिर और सचेत प्रतिबद्धता में बदल जाता है। और ये बदलाव पूरी तरह से केमिकल है। ये आग से अंगारे बनने जैसा है। आग की लपटें भले ही कम हो जाएं, लेकिन अंगारे बहुत देर तक और लगातार गर्मी देते हैं। तो इस पूरी केमिकल कहानी को समझने के बाद अब हम प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं। एक स्थायी और गहरे रिश्ते की कुंजी क्या है? स्रोत बताते हैं कि यौन अनुकूलता और स्वस्थ अंतरंगता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुकूलता का मतलब क्या है? रिसर्च इसे 4 स्तंभों में बांटती है। पहला है इच्छाओं का मेल। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार जब एक साथी की इच्छा दूसरे से बहुत ज्यादा या कम होती है तो ये रिश्ते में तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये तो बहुत आम समस्या है ना? इससे अस्वीकृति, अपराध बोध और दूरी की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर जरूरी है कि दोनों साथी बिना किसी शर्म या झिझक के अपनी जरूरतों के बारे में बात कर सकें, जो हमें दूसरे स्तंभ पर लाता है, भावनात्मक खुलापन। गॉटमैन इंस्टीट्यूट ने पाया कि ईमानदारी और अपनी कमजोरियों को खुलकर साझा कर पाना ही रिश्ते के टिकने का सबसे बड़ा फैक्टर है। अपनी भावनाओं, डर और असुरक्षाओं को खुलकर साझा कर पाना ही गहरे विश्वास की नींव रखता है। बिल्कुल। बिना भावनात्मक खुलेपन के शारीरिक अंतरंगता भी खोखली महसूस हो सकती है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है, न कि एक गहरा जुड़ाव का अनुभव। जब आप जानते हैं कि आप अपने साथी के सामने भावनात्मक रूप से नग्न हो सकते हैं, तभी शारीरिक अंतरंगता का असली मतलब समझ आता है। तीसरा स्तंभ है फैंटेसी में पारदर्शिता। किन्जी इंस्टीट्यूट की रिसर्च कहती है कि अपनी फैंटेसी को समझना और अगर सहज हो तो साथी के साथ साझा करना यौन सामंजस्य को बढ़ाता है। ये शर्म का विषय नहीं, बल्कि हमारे मनोविज्ञान की एक खिड़की है, जो हमारी गहरी इच्छाओं को समझने में मदद करती है। यहाँ पारदर्शिता का मतलब दबाव डालना नहीं, बल्कि एक दूसरे की आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश करना है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, कम्युनिकेशन। गॉटमैन लैब ने दशकों की रिसर्च के बाद कहा कि कम्युनिकेशन ही रिश्ते के भविष्य का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। आप कैसे लड़ते हैं, कैसे सुलह करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, यही सब तय करता है कि रिश्ता टिकेगा या बिखर जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे रिश्तों में लड़ाई नहीं होती, लेकिन सच ये है कि अच्छे रिश्तों में लोग प्रभावी ढंग से लड़ना और फिर से जुड़ना जानते हैं। इन स्तंभों के अलावा स्रोत कुछ स्वस्थ अंतरंगता की तकनीकें भी बताते हैं, जैसे कि माइंडफुल टच। ससेक्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार ध्यान और जागरूकता के साथ किया गया स्पर्श बॉन्डिंग को 40% तक बढ़ा सकता है। ये जल्दबाजी में नहीं, बल्कि हर एहसास को महसूस करते हुए होता है। एक और दिलचस्प तकनीक है अंतरंगता के बाद की चुप्पी। ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च बताती है कि इसके बाद कुछ मिनट की शांति और एक दूसरे के साथ रहना ऑक्सीटोसिन को 25% तक बढ़ाता है, जिससे जुड़ाव और गहरा होता है। हाँ। इस पूरी बातचीत में एक और जरूरी पहलू जोड़ना चाहूंगा, और वो है यौन दमन का खतरा। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जहर बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि यौन दमन चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ेपन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी यौन ऊर्जा सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये हमारी रचनात्मकता, हमारी जीवन शक्ति का स्रोत है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत कहते हैं, लव इज नॉट लक, इट्स साइकोलॉजी। यानी प्यार कोई किस्मत नहीं, ये मनोविज्ञान है। हाँ, प्यार और रिश्तों के पीछे के मनोविज्ञान को समझना हमें अपने जीवन की ड्राइवर सीट पर बिठाता है। ये हमें बताता है कि प्यार केवल होता नहीं है, इसे सचेत रूप से बनाया और बनाए रखा जा सकता है। ये एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई और कला सीखते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, अगर हमारा आकर्षण वाकई हमारे अतीत के भावनात्मक पैटर्न की एक गूंज है, तो क्या हम सचेत रूप से अपने वर्तमान और भविष्य के रिश्तों के लिए एक नई और बेहतर धुन चुन सकते हैं?
क्या हम अपने अतीत की स्क्रिप्ट को बदलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं?